नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि हम आज फिर आपसे मिलेंगे और वादे के अनुसार आज फिर आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस श्रृंखला के अंतर्गत आज भी हम कुछ तालों पर बात करेंगे। कल हमने बात की थी दादरा, धमार, दीपचंदी और रूपक ताल के बारे में। आज अपने पहले सेशन में हम बात करने वाले हैं कहरवा और सूल ताल के बारे में। वहीं दूसरी ओर अपने अगले सेशन में हम बात करेंगे जत और अद्धा ताल के बारे में। और बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी एचओडी हैं भारती कॉलेज के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में, और बताना चाहेंगे कि इनका संबंध है रामपुर सदारंग परंपरा से। ये पंडित शंकर नाथ पाटिल जी और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की शिष्या हैं। इन्होंने बहुत से शोध पत्र लिखे हैं, बहुत सी किताबों की रचना की है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों की भी और लोक संगीत की भी चर्चा की गई है। नृत्य प्रति अपनी छात्र छात्राओं के बीच लोकप्रिय हैं, क्योंकि इनके पढ़ाने का तरीका एकदम एकदम भिन्न है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देकर अपने पाठन और पठन सामग्री को जो है और भी ज़्यादा ओजस्वी बना देती हैं। तो बताना चाहेंगे कि एक बार फिर से इनके साथ आज तबले पर संगत कर रहे हैं लाल बाबू राय जी। लाल बाबू राय जी शिष्य हैं मिथिलेश जी के, पंडित मिथिलेश जी। और अब हम यही चाहेंगे कि हम डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का स्वागत करें, और इनके साथ लाल बाबू राय जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। तो सरिता जी, हमने बहुत सारे ताल सीखी, आज भी हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताल आपसे सीख कर हम सब अपने आप को संगीत में गुणवान बनाएं। जी हाँ, आज जो ताल आपको जिसके विषय में आपको बताया जाएगा वो एक ऐसी ताल है जो ऐसा मुझे लगता है कि वो हमारे जीवन से इतनी जुड़ी हुई है कि यदि आपको उस ताल के बारे में जैसे ही बताया जाएगा आप स्वतः ये बोल पाएंगे कि ये ताल तो हमें आती है। और ये ताल एक ऐसी ताल है जो कि विश्व के मेरे ख़्याल से हर कोने पे ये ताल बजाई जाती है, और हमारे जो जीवन से जुड़े हुए हमारे जो लोकगीत हैं उनमें ये ताल बहुत ही प्रचलित है। चाहे कहीं का भी लोक संगीत ले लो, बहुत प्रचलित है ये ताल। और इस ताल की ख़ास बात ये है कि इस ताल को यदि हम थोड़ा सा स्लो स्पीड में लें तो भी इसका मज़ा आता है, इसको मध्य में लें तो भी इसका मज़ा आता है, और इसको द्रुत लय में यानी फास्ट लय में इसको लें तो भी इसका मज़ा आता है। और आप देखिए स्लो, मीडियम और जो फास्ट, ये तीनों जो इसके जो लय हैं, ये तीनों में इतने लोकगीत, इतने गीत, इतने इस तरह का संगीत मिलता है कि उसका एक हर एक का अपना एक अलग रंग है। तो ये एक ऐसी ताल है जो अपने अलग अलग रंगों से आपके सामने प्रस्तुत होती है और आपको आनंद की अनुभूति कराती है। जी हाँ, कुछ आप पहचान गए होंगे, वो ताल है ताल कहरवा। इसको कहरवा या कहरवा इन दोनों नाम से जाना जाता है। ये ताल 8 मात्रा की ताल है और इस ताल में 2 विभाग हैं। प्रथम विभाग में 4 मात्राएं और दूसरे विभाग में पुनः 4 मात्राएं हैं। पहली मात्रा पर ताली है और 5वीं मात्रा पर खाली है। तो सुनने में ये ताल बहुत छोटी नज़र आती है, लेकिन इसका विस्तार इतना सुंदर है, इसके प्रकार इतने खूबसूरत हैं कि आपको कुछ उदाहरणों के साथ मैं प्रस्तुत करूंगी तो आपको उसका एक तरफ ताल आप सीखते जाएंगे, ताल का आनंद आप उठा पाएंगे, और आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि इस ताल को आप किस तरीके से जानते हैं। शायद इस ताल पे आपने कभी इतनी अहमियत नहीं दी होगी या इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये ताल तो आपके जीवन से जुड़ी है। आज के जीवन में, आज के आधुनिक समय में हम अक्सर सुबह एफएम खोल के सुनते हैं या रेडियो सुनते हैं या टीवी में। आप देखिए कि ये ताल जो है वहाँ पर भी मौजूद है, और जिस प्रकार से पाश्चात्य संगीत जो है उसका प्रचलन आजकल हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है ये एक स्पीड को जो है अपनाती है, और जिस तरह के गीतों को वो सुनती है, मैं क्लासिकल के अलावा बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अभी इस ताल के बारे में जानने के बाद जब आप उन गीतों को भी सुनेंगे
तो आपको लगेगा अरे ये ताल तो यहाँ भी मौजूद है। तो ताल जो है ये सर्वत्र दिखाई देती है, ताल कहरवा। इसलिए मैंने इसको हमारे इस ताल प्रकरण के अंतिम चरण में इसको लिया है, क्योंकि ये इतना विस्तृत है कि इसको आराम से समझा जा सकता है। और बाकी प्रमुख तालें मैं आपको बता चुकी हूँ, अलावा 1-2 के। तो शुरू करते हैं कहरवा से। कहरवा जो ताल है वो सुगम संगीत में बहुत ही प्रचलित है। कहरवा ताल उपशास्त्रीय संगीत में भी उसका प्रयोग होता है। कहरवा ताल जो है उसमें जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि दादरा जो है एक गायन शैली है उपशास्त्रीय संगीत की, तो उसमें दादरा जो शैली है, गायन शैली, कुछ दादरा जो है वो कहरवा ताल में भी गाए जाते हैं। तो ये तो रही उपशास्त्रीय संगीत की बात। जहाँ तक सुगम संगीत की बात करती हूँ या लोकगीतों की बात करती हूँ, ये ताल बहुत अधिक जो है सुनाई पड़ती है। इस ताल में एक अलग ही आनंद है। तो पहले हम इसका जो ग्रामर है उसको जानते हैं कि कैसे ये ताल निर्मित होती है। मैंने जैसे आपको बताया कि इस ताल में 8 मात्राएं हैं। इन 8 मात्राओं को 2 विभागों में विभक्त किया जाता है। पहला विभाग जो है उसमें 4 मात्राएं और दूसरे विभाग में 4 मात्राएं। पुनः बताती हूँ कि पहली मात्रा पर सम होता है और 5वीं मात्रा पर खाली होता है। सम का निशान है क्रॉस और खाली का जो चिन्ह है वो है 0। अक्सर आप देखते हैं कि एक 0 जब ताल के बारे में कहीं पर क्रॉस लगाया जाता है, कहीं पर 2 लिखा जाता है, कहीं पर 3 लिखा जाता है, कहीं पर 0 लिखा जाता है। तो इसका आप अर्थ समझिए, जहाँ पर क्रॉस लगाया था यानी वो पहली ताली है, पहला वो सम है उसको हम ये कहें, तो वहाँ से ताल जो है वो आरंभ होती है। उसके बाद जहाँ पर खाली या 0 आता है उसका मतलब वहाँ निशब्द क्रिया होती है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। इस तरह से हवा में हाथ को उल्टा घुमाकर खाली दिखाया जाता है। जहाँ पर 2 लिखा जाता है इसका मतलब वहाँ दूसरी ताली है, और जहाँ पर 3 लिखा जाता है इसका मतलब वहाँ पर तीसरी ताली है। तो तालों के जो बोल हैं उसके नीचे क्रॉस, 2, 3 और 0 इनके जो चिन्ह लगे होते हैं, इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। क्रॉस का मतलब होता है पहली ताली या सम जिसे कहा जाए, और दूसरा और तीसरी जो मात्रा जो लिखी जाती गिनती में, दूसरा और तीसरा का अर्थ होता है दूसरी ताली और तीसरी ताली। 0 या 0 का अर्थ होता है खाली यानी निशब्द क्रिया। तो ताल कहरवा में क्योंकि 8 ही मात्राएं हैं, 2 विभाग हैं, तो इन दोनों विभागों में क्रॉस का चिन्ह पहली मात्रा के नीचे और 5वीं के नीचे जो 0 का या जो 0 लिखा आता है उसका मतलब है कि वहाँ पर निशब्द क्रिया है। तो अब किस प्रकार से ये ताली खाली हाथ पे दी जाती है पहले उसको जानते हैं। इसके बोल हैं धा, गे, ना, ती, न, क, धी, ना। फिर से सुनिए, धा, गे, ना, ती, न, क, धी, ना। अब हाथ से जब इसकी ताली देते हैं तो धा, गे, ना, ती, न, क, धी, ना। फिर से देखिए, धा, गे, ना, ती, न, क, धी, ना। तो ये कहरवा जो ताल है उसका हाथ से ताली खाली देने का ये तरीका है। और अब देखते हैं कि तबले पर जो है इस ताल को कैसे बजाया जाता है। धा, गे, ना, ती, न, क, धी, ना। फिर से धा, गे, ना, ती, न, क, धी, ना। धा, गे, ना, ती, न, क, धी, ना। तो ये था ताल कहरवा तबले पर। अब जब हम कहते हैं कि हम इसकी लय बढ़ाते हैं तो लय किस प्रकार से ये जो ताल होती है उसको हम विभाग का जो ताल है, विभाग ताल के हाथ से हम दिखाएंगे। तो हम ये फिंगर्स को नहीं दिखाएंगे, मात्रा ताल जो है वो हम फिंगर्स में दिखाएंगे। तो धागे नाती न क धी, धागे नाती न क धी,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 था। तो यहाँ मतलब ये है कि जब हम ताल की स्पीड बढ़ाते हैं, ताल को जब हम जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह की उनका उपयोग उसका बंदिशों में होता है, या हम कहें कि बंदिशों में चाहे वो शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत में हो या आपके सुगम संगीत में हो या लोक संगीत में हो, तो उसमें जो है ये इस ताल को जो है जब हम जब स्लो में लेंगे तो पूरी 8 मात्राएं दिखेंगी, लेकिन जब हम उसको फास्ट में लेते हैं तो वहाँ पर यदि हम मात्रा ताल हाथ से दिखाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा कई बार होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या हम कहें कि वो एक अजीब सा लगता है करने में, ध्यान जो है इस मात्रा ताल में ज़्यादा जाता है। तो वहाँ पर सुगमता और सहजता के लिए हम कोशिश करते हैं कि इसको हम इस प्रकार से ताली और खाली के साथ ही दिखाएं। फिर से देखते हैं इसको, पहले सबसे जो इसकी ठाई, जो इसकी लय है उसमें देखते हैं। धा गे दा ती न क धी न, धा गे न ती न क धी, धागे न ती न क धी, धागे न ती न क फास्ट, धागे न ती न क धी न, धागे न ती न क धी न, धागे न ती न क धी न, धागे न ती न धी न धा। तो आप देखिए कि जब मैंने फास्ट बोला, पहले मैंने उसकी डबल स्पीड की, फिर उसकी 4 टाइम स्पीड की, तो उस वहाँ पर हमारी जब स्पीड बढ़ती है तो हाथ से मात्रा ताल ना दे तो सही रहेगा। तो इस प्रकार से ये ताल कहरवा का जो हम कहें कि इसकी जो जिस तरह से ये ताल बनी है वो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद हम इसके कुछ उदाहरणों के साथ, इसके बहुत से प्रकार हैं। देखिए एक बड़ा अच्छा और बड़ा आसान सा जो प्रकार हम कहेंगे वो है कि जैसे भंगड़ा करते हैं, पंजाब का एक लोक नृत्य है भंगड़ा, जो शायद अब सिर्फ पंजाब का ही नहीं रह गया, अब पूरे विश्व का हो गया है। तो जो इवन हिंदी पॉप करके जो एल्बम्स आती हैं उसमें भी ये देखा जा सकता है। जहाँ भंगड़े की बात आती है तो एक मन प्रफुल्लित होकर नाचने का मन करता है। तो इस प्रकार से आप जो है नाचिए और भंगड़े का पूरा आनंद उठाइए, लेकिन जब आपको मैंने ताल बताई है तो साथ साथ थोड़ा सा ध्यान आप ताल की तरफ भी रखिए कि इसमें ताल कहरवा आती है, तो आपको और भी मज़ा आएगा कि आपको वो ताल पता है, कि प्रैक्टिकली आप उसको, उसकी मात्राएं, उसकी सारी ग्रामर जानते हैं, और उसके बाद आप भंगड़ा जो है इस लोक नृत्य का जो है आप आनंद उठाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की बिल्कुल तह तक पहुंच जाते हैं तो उसके बारे में फिर हमें जब हम उसका कहीं उदाहरण देखते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो आप देखिए भंगड़े के साथ कैसे राग, ये जो ताल कहरवा है ये किस प्रकार से बजती है, राय साहब से जानते हैं। इस प्रकार की, क्योंकि तबला है तो तबले में जाहिर सी बात है कि ढोल की जो, क्योंकि ढोल की थाप पर ही ये नृत्य होता है, तो ढोल जो है ये तो मुश्किल है, लेकिन तबले पे जितनी कोशिश की गई है इसकी साउंड को प्रोड्यूस करने की, तो वो एक उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। अब हम जब देखते हैं कि जो ताल कहरवा है इसके हम इसकी, जैसे मैं बताया 8 मात्रा की कहरवा, उसको हम उदाहरण से समझें तो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो उदाहरण एक ऐसी चीज़ है जो मेरी कोशिश रहती है कि आपको बार बार बताया जाए, जिससे कि सुगमता से जो है हम उसको समझ लेते हैं। सुगमता से इसलिए मैंने बोला क्योंकि किसी भी चीज़ को हम यदि बहुत ही पहले ये मस्तिष्क में बिठा लें कि ये मुश्किल है या इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो जब आपने सोच ही लिया मुश्किल है तो वो मुश्किल नज़र आएगी। लेकिन आप उसको यदि एग्ज़ाम्पल के तरीके से उसको यदि आप जानेंगे तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके मस्तिष्क में वो चीज़ अपने आप बैठती चली जाएगी और आपको कोई मुश्किल भी नहीं लगेगी। तो मैं सबसे पहले कहरवा ताल की जो वाकई 8 मात्रा की कहरवा, उसका उदाहरण आपको देना चाहूँगी, और धीरे धीरे उसके जो अलग अलग फॉर्म्स हैं। ताल कहरवा सिर्फ धागे ना तीना कधिन इस तरीके से नहीं बजती, उसमें और भी वेरिएशंस, इतनी वेरिएशंस हैं कि आपको
ख़ास तौर पे जब हम लाइट म्यूज़िक में जाते हैं या आप फिल्मी म्यूज़िक में बहुत सुनते हैं, तो अब आप इस ताल को जब आप उसके बाद जानने के बाद आप इस तरह का संगीत सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे इसमें तो कुछ और वैरायटी, क्रिएटिविटी बहुत है इसमें, उसको सुसज्जित करने के लिए, सजाने के लिए बहुत कुछ उसमें लगा दिया गया। तो आप देखिए किस प्रकार से इसके अलग अलग वैरायटी सामने आती। सबसे पहले 8 मात्रा का कहरवा, जो सीधा सीधा कहरवा बजेगा वो किस प्रकार से है उसको देखते हैं। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। तो यहाँ पर आपने देखा कि बिल्कुल सीधा सीधा कहरवा बज रहा था, धागे ना तीना का धीना। अब ये तो इसका बिल्कुल सीधा सरल रूप है। इसका थोड़ा सा हम चेंज रूप देखेंगे। उसके जो मात्राएं वही 8 मात्राएं हैं, लेकिन उसके बोल क्या हो जाते हैं। आप देखिए, धिन ता धिन धीना के, तिन ता धिन धीना के। तो आप देखिए इसमें वही 8 मात्राएं, लेकिन थोड़ा सा उसको उसका जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज हुआ है। कैसे हुआ है इसी भजन के साथ देखते हैं। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। तो ये भी इसकी एक वैरायटी थी कि प्रेजेंटेशन के है तो वही 8 मात्रा है, लेकिन किस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया। अब देखिए इसको यदि हम हाफ कर दें या इसको डबल स्पीड में कर दें और हम सिर्फ 4 मात्राएं यानी 8 को डबल स्पीड में करेंगे तो 4 मात्राओं में ये ताल पूरी हो जाएगी। उसमें कैसे आएगा, इसी भजन के उदाहरण से देखते हैं। जानकी नाथ सहाय डबल करे तब जानकी धागे न तिनक दिन्ना य करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गाम्यता, ईस शनिचर होत उचेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। तो ये एक तरह से
गाते गाते मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्पीड है, ये द्रुत जो इसकी लय है, या मैं कहूँ कि 8 को हमने जब 4 में धागे ना तीना कधी धागे ना तीन, इस स्पीड में ये चल रहा है। ऐसे ही इसकी जो अलग अलग जो लय हैं वो देखिए आप, वेरिएशन देखिए इसमें कितनी क्रिएटिविटी है इस उसमें। जैसे लोकगीतों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है। लोकगीतों में उदाहरण के तौर पे लेती हूँ, पंजाब का एक लोकगीत है, क्योंकि आज गगनजीत जो हैं वो है नहीं आज स्टूडियो में, तो हम कहीं पर हम उनको मिस कर रहे हैं और हम पंजाब का एक लोकगीत जो है गाते हैं। चरखा मेरा रंगला बिच सोने दिया मेखा, चरखा मेरा रंगला बिच सोने दिया मेखा, नी मैं तेनू याद करा जिद चरखे वल वेख्या, नी मैं तेनू याद करा जिद चरखे वल वेख्या, ओए चरखा मेरा रंगला हो। तो ये जो लोकगीत है पंजाब का, हो सकता है उच्चारण में मैं थोड़ा सा वो चीज़ नहीं लेकर आई हूँ जो पंजाब की भाषा में हो, लेकिन मेरी कोशिश है आपको ताल को बताना। तो यहाँ पर देखिए कि कितने खूबसूरत तरीके से ये ताल लोकगीतों में प्रयोग होती है। लोकगीत की जहाँ तक बात करें तो हम गुजरात के घूमर, इसमें देखिए लोकगीत कितना, इसमें कहरवा ताल एक अलग रूप में सामने आती है। कैसे, देखते हैं। निम्हारे घूमर ते नख राड़ी रे माँ, म्हारे घूमर ते नख राड़ी रे माँ, घूमर रमवा ते जासा लडरी, घूमर रमवा दे जासा, म्हारे घूमर ते नख राड़ी रे माँ, घूमर रमवा दे जासा रजड़ी, घूमर रमवा दे जासा। तो आप देखिए कि बस तो वो कहरवा रहा है, लेकिन उसका फ्लो जो है, उसका जो रूप आपके सामने आ रहा थोड़ा सा हटके है वो। तो उदाहरणों का मतलब ही यह है कि हम उस ताल को अच्छे से समझें, उसके अलग अलग रूप को, अलग अलग, जैसे हम कहते हैं, मैं बहुत एक बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण आपको देती हूँ कि जब हम साउथ इंडियन फूड की बात करते हैं, तो साउथ इंडियन फूड में आपने अक्सर जो है डोसा आपने अक्सर खाया होगा। तो डोसा जो है, जब आप जाते हैं तो मेन्यू कार्ड आपको दे दिया जाता है और आप देखते हैं वैरायटी ऑफ डोसा है। तो वैरायटी ऑफ डोसा में यदि आप उनसे कहेंगे कि इसका मूल मंत्र क्या है, यानी किस चीज़ से, कौन से बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि वो बनता है, तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे वही राइस होगा, दाल होगा, या जो भी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। और उसमें जब वो बेसिक तैयार हो गया, हम उसके ऊपर कुछ डिफरेंट अपनी क्रिएटिविटी डाल के जो हम उसको अलग अलग जो है डोसों का नाम देते हैं। तो ये बिल्कुल एक बड़ा साधारण सा रोज़ की दिनचर्या से जुड़ा हुआ उदाहरण है। आप जाते हैं, आपको कहते हैं भाई मसाला डोसा, पनीर डोसा, ये डोसा, मैसूर डोसा, मतलब एक वैरायटी आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। पर जब आप उस वैरायटी के बिल्कुल मूल में जाएंगे, आप देखेंगे कि जो उसका मूल है, यानी बेसिक एलिमेंट्स जो उसके हैं वो बिल्कुल सेम है। ये उदाहरण यहाँ पर इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि आप देखिए कि जो कहरवा का जो बेसिक जो मात्राएं, जो उसकी ताल का जो ग्रामर है वो वही है, धा गे ना ती ना क धी ना। लेकिन जब हम उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं तो आप देखिए कि उसके इतने सारे एग्जाम्पल्स में, इतने अलग अलग रूपों में वो सामने आता है। और बिल्कुल मैं इस समय तो आपको वेस्टर्न म्यूज़िक के एग्जाम्पल्स नहीं दे सकती क्योंकि वो मुझे इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस वहाँ पर भी जब आप गाते हैं उन गीतों को, तो वहाँ पे जो फास्ट ट्रैक के गाने, उसमें आप देखिए कहरवा ताल बहुत अधिक वहाँ पर मौजूद है। और आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एक और झूला जो है, जो बहुत प्रचलित है उत्तर भारत में,
इस मौसम में, सावन के वर्षा ऋतु में बहुत प्रचलित है। उसमें भी देखिए कि आपको ये ताल मिलेगी, लेकिन इसको 4 मात्रा में किस प्रकार से आएगी। धा धिन तक धिन, धा धिन तक धिन, इस फॉर्म में इसमें बजे। तो धागे ना तिनक धिन, धागे ना तिनक धिन, इसको 4 में कर दिया, धा धिन तक। ये भी एक वैरायटी है कहरवा की। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। रेशम डोर जड़ाऊ पलना, झुकत कदम बुआ की डारी, अरे सावरिया हो। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। अब इसमें चाहे हम फास्ट उसमें झूले को कहरवा को बजाएं तो देखिए कैसे आता है। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। रस रस बूंदन बरसत में हार, रस रस बूंदन बरसत में हार, भीजे सुरंग रंग सारी, भीजे सुरंग रंग सारी, अरे सावरिया हो। झूला धीरे से झुलाओ, धागे ना तिनक धिन, धागे ना ति, वही ताल चल रही है। तो आप देखिए कि उस गायन का जो भी बंदी, ये लोक संगीत से ही आया है, जिसको हम उपशास्त्रीय संगीत में झूला करके आजकल गाते हैं, है तो ये लोक संगीत का ही प्रकार। तो आप देखिए कि इसका जो साधारण जो स्त्रियां गाती हैं वो इस तरह से फास्ट उसमें गाती हैं जब बैठती हैं गाने के लिए, लेकिन जो शास्त्रीय गायिका गाएगी उसको थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत करेगी। झूला धीरे से झुलाओ बन धा दिन तक धिन, धा दिन तक धिन, धा दिन तक धिन हो। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, ए सावरिया हो। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। झूला, अब जब लेडीज गाएंगी फोक गीत के रूप में तो क्या, झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो। झूला धीरे से झुलाओ बनवारी, अरे सावरिया हो, अरे सावरिया हो, अरे सावरिया हो। तो इस प्रकार से देखिए कि कहरवा जो है एक बड़ी सिंपल सी ताल लगती है, लेकिन ये उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही विस्तृत है और उसमें इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। क्रिएटिविटी का इतना स्कोप है कि गीत गज़लों में, भजनों में, लोकगीतों में और यहाँ तक कि उपशास्त्रीय संगीत में भी जो है इस ताल का बखूबी प्रयोग होता आया है और हो रहा है। और जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ, हर चीज़ का कोशिश करती हूँ जहाँ तक संभव हो सके। और इसको आप आज के जो आप रॉक बैंड जो आजकल बच्चे सुनते हैं, फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं, वहाँ पर भी इस ताल का जो है वो उदाहरण हमें बाहुल्य उसमें रूप में मिल सकता है। अब हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम कितना और उसको सीखें, कितना और उसको समझें। तो उम्मीद करती हूँ कि कहरवा ताल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब इस सेशन में हम कुछ ऐसी तालें लेंगे जो अक्सर हम सुनते हैं इन तालों को, और एक ताल का नाम है सूल ताल। सूल ताल जो है ये 10 मात्रा की ताल है, और इस ताल को जो है वो 10 मात्रा की ताल का विभाजन किस प्रकार से है ये देखते हैं कि हम हाथ से ताली खाली कैसे देते हैं ये भी देखते हैं, और पखावज में इस ताल को बजाया जाता है, तबले पर भी इस ताल को बजाया जाता है। और हम जब इस ताल को हम कहते हैं कि 10 मात्रा की ताल है तो जहन में एक और ताल आती है, वो है झपताल। झपताल भी 10 मात्रा की ताल है, लेकिन झपताल की चाल बिल्कुल अलग है, झपताल का जो डिवीज़न है वो बिल्कुल अलग है। झपताल की जो बंदिशें उसमें गाई जाती हैं वो स्वाभाविक है कि जब ताल ही अलग है, उसका विभाजन ही अलग है, तो वो एकदम उसका अलग ही रूप सामने आता है। तो हम 10 मात्रा की एक और ताल जो है उसको आपको बताते हैं, वो है ताल सूल ताल। सूल ताल जो है ये 5 विभागों में जो है विभक्त है। हर विभाग में 2-2 मात्राएं हैं। पहली मात्रा जो है उस पर ताली आती है, दूसरी मात्रा पर हम जैसे हाथ पे फिंगर दिखाएंगे, तीसरी मात्रा पर खाली आती है, और फिर चौथी पर हम फिंगर फिर हाथ से दिखाते हैं। 5वीं मात्रा पर पुनः ताली आती है, फिर एक फिंगर आती है छठी मात्रा पर। 7वीं पर पुनः एक ताली आती है और फिर एक फिंगर आती है। उसके बाद हम 9वीं पर एक खाली आती है और उसके साथ एक फिंगर जो हम मात्रा के हिसाब से दिखाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से ये ताल का जो विभाजन है विभाग में, और हाथ से ताली खाली दी जाती। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बोल क्या होंगे? तबले के साथ भी यदि हम इसको देखें तो इसके बोल इस प्रकार से होंगे: धा धा दिन ता किट धा किट कत गदी किन धा। फिर से देखिए: धा धा दिन ता किट धा किट कत गदी किन धा। तो ये तो थी मात्रा ताल जो है सूल ताल की। अब जब हम विभाग ताल में लेते हैं तो कैसे लेंगे? हम उसमें फिंगर्स नहीं दिखाएंगे। धा धा दिन ता किट धा किट कत गदी गिन धा धा दिन ता किट धा किट कत गदी गिन धा। इस प्रकार से हम जो है इसको हाथ से विभाग मात्रा, यानी विभागों को ही हम फिंगर्स को हम नहीं लेंगे, विभाग को जो मेन चीज़ें जहाँ ताली खाली आती है उसको ही हम लेंगे। झपताल में देखिए बिल्कुल चाल अलग है। धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि उसमें देखिए इन मात्राओं का 10 मात्राओं का विभाजन किस प्रकार से 4 भागों में है। 1 2 1 2 3, पुनः 1 2 1 2 3, यानी 2 3 2 3 का डिवीजन है। इसमें 2 2 2 2 2 2
इस प्रकार से 5, 2 1 में, प्रत्येक भाग में 2 और 5 में 5 विभागों में 10 मात्राओं का विभाजन है। तो ये सूलताल थी। फिर से हम इस सूलताल को एक बार देखते हैं। धा धा दिन ता कित धा कित कत गदी, डबल में धा धा दिन ता कित कत गदी गिन धा धा दिन कित कत गदी गिन धा। तो ये सूलताल है। सूलताल जो है उस पे जो बंदिशें गाई जाती हैं उसको जब हम विस्तार में कभी उसको समझेंगे उदाहरणों के साथ, तब हम आपको बताएंगे। इस समय क्योंकि हम आपको बेसिक तालें तो आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ तालें ऐसी हैं जिनमें शायद आप जब जानेंगे कि सूलताल 10 मात्रा की, तो कहीं आप उसको झपताल से उसकी तुलना न करने लगे। इसलिए हमने आपको ये ताल बताई है, क्योंकि ये ताल भी जानना ज़रूरी है, तभी आप झपताल और इसमें क्या डिफरेंस है इसको आप जान पाएंगे। अगली जो ताल हम लेते हैं वो हम लेते हैं जत ताल। जत जो ताल है उसको हम अधिकतर ठुमरी गायन में, उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी गायन जो है उसमें इस ताल का प्रयोग किया जाता है। 16 मात्रा की जत ताल है और इन 16 मात्राओं को जब हम तबले पर जब आप इनको बजाते हैं, उसके साथ जब ठुमरी गायन होता, तो इसमें इन 16 मात्राओं में ठुमरी में जो विस्तार किया जाता है बोलों का, वो आपको आसान हो जाता है। और जत ताल जो है इसमें ठुमरी का विस्तार, देखिए अब प्रश्न आपका कि ठुमरी क्या चीज़ है, मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि अभी ये विषय हमारा ताल का है। ठुमरी जो है उपशास्त्रीय संगीत की एक गायन विधा है जो कि बहुत ही, जिसमें जो भाव प्रदान हम कहेंगे, जिसमें कि भावों की अभिव्यक्ति को मेन जो है फोकस किया जाता है। और पंजाब अंग की और बनारस अंग की जो ठुमरियाँ हैं ये बहुत लोकप्रिय हैं। आप अक्सर ठुमरी गायिकाओं से, ठुमरी गायकों से आप सुनते होंगे। और तब आप देखिए साथ में जो जत ताल बज रही है वो आपको 16 मात्रा की जत ताल होती है और उसमें आप देखिए किस प्रकार से उसके बोल हैं। आइए तबले पर भी हम देख लेते हैं और वैसे भी आपको बोल बताते हैं। धा घे घे धिन, घे घे धा गधा गे तिन, के ता के तिन, के धा गधा गे धिन, घे धा घे धिन, घे धा गधा गे तिन, के ता के तिन, के धा गधा गे धिन, घे धा। तो ये मैं आपको कुछ तालें इस प्रकार से बता रही हूँ कि आपको सिर्फ उनकी नॉलेज रखना ही काफ़ी है। बहुत अधिक विस्तार में उसमें अधिक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उदाहरण से आपको जत ताल के बारे में भी आपको बताती हूँ कि इस प्रकार से मैंने जब आपसे कहा कि ठुमरियाँ इसमें गाई जाती हैं तो कैसे गाई जाती हैं जत ताल में, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। भैरवी राग में ठुमरी है।
अब ताल चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ठुमरी जो है भाव प्रधान गीत है, तो उसमें इन्हीं शब्दों को, यानी शब्दों से ही भावों की अभिव्यक्ति हो रही है, तो उसको कैसे हम गाते हैं और ताल का वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है, ये देखिए। ये बंदिश के विस्तार को लेके और ताल को, जत ताल को लेके इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, और आप कोशिश करिए उसका समझने की। तीन के ता मोरा मन हरली नो श्याम 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 मोरा मन हरलेनो श्याम मोरा मन हरलेनो श्याम श्याम हो मोरा मन श्याम 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 मोरा मन मोरा मन मोरा मन हरली नो श्याम श्याम। तो देखिए ताल साथ साथ चल रही है, और ताल के जो वज़न को देखते हुए जो है ये जो गायन शैली है जिसे ठुमरी कहते हैं, उसको, उसमें भावों की अभिव्यक्ति शब्दों से की जाती है। जैसे कि इस ठुमरी के बोलते हैं मोरा मन हर लीनो श्याम, तो मेरा मन कृष्ण ने हर लिया है, ये भाव है। तो उसमें हम श्याम जो शब्द है, या मोरा मन हर लीन हो शब्द, या कोई भी इस तरह के शब्दों के समूह को लेके हम उस जो दृश्य है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, उसको सहजता से प्रस्तुत कर सकते हैं श्रोताओं के सम्मुख। और यहाँ पर जत ताल हमें पूरा स्कोप देती है विस्तार करने का। यदि हम इसको चाहें तो कहरवा में उसको करें तो वो बात नहीं आएगी, हम किसी और ताल में करें तो वो बात नहीं आएगी। जत जो है इस पर्टिकुलरली ठुमरी गायन के लिए जत ताल बनी है, और उसमें जो विस्तार किया जा सकता है और साथ साथ ताल का जो वज़न है, बंदिश का जो वज़न है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है, और उसमें हमारा जो उद्देश्य है भावों की अभिव्यंजना, वो हम बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो थी जत ताल। अब हम अंत में आपको एक ऐसी ताल से आपको परिचय कराते हैं जो आप जानते भी हैं, आपने सुनी भी है, और एक प्रमुख ताल जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, उससे इसका काफ़ी कुछ इसकी साम्यता है। वो ताल है अद्धा ताल, जिसे पंजाबी ताल भी कहा जाता है। अद्धा ताल जो है इसे 16 मात्रा से की ताल है, और इन 16 मात्राओं को जो है 4 विभागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं हैं। प्रथम जो मात्रा है, पहली मात्रा पर ताली होती है, उसके बाद 5वीं मात्रा पर ताली होती है, उसके बाद 9वीं मात्रा पर खाली होती है, और 13वीं मात्रा पर पुनः से ताली होती है। मैं जहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि पहली मात्रा में ताली होती है, फिर ताली खाली और फिर ताली, तो ये कहीं पर आपको एक ऐसी ताल की याद दिला रही है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। जी हाँ, 3 ताल, 16 मात्रा की ताल 3 ताल है, और उसमें भी विभाजन बिल्कुल इसी तरीके से होता है। और विभाजन इस प्रकार से है, साथ साथ मात्राएं खाली ताली का भी वही निश्चित स्थान है, जो कि
अद्धा ताल में है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है वो हम उसको तबले पर देखें प्रैक्टिकली तो ज़्यादा अच्छे से होगा। हम कोशिश करते हैं, पहले हम आपको अद्धा ताल उस पर बजा के आपको बताते हैं। धा धिन धा धा धिन धा धा धिन ता ता धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन ता ता धिन धा धा। तो देखिए लग रहा है कि तीन ताल का ही कुछ आसपास की चीज़ है, क्योंकि मात्रा ताल बिल्कुल वैसी दी जा रही है, ताली खाली बिल्कुल वैसे दी जा रही। तो वो जो डिवीज़न है उस डिवीज़न पे हमें ख़ास ध्यान रखना है कि वो डिवीज़न होते हुए बिल्कुल उस वहीं पर ताली खाली होते भी व्हाट इज़ द डिफरेंस, उसका फ़र्क क्या है ये हम जानें। फ़र्क देखिए थोड़ा सा बोलों में फ़र्क है और वज़न में फ़र्क है। जहाँ पर तीन ताल एक बार हम इस पर बजा के देखते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो आप देखिए कि वज़न जो है इसका बिल्कुल अलग है। हम अब अद्धा ताल को देखते हैं। धा धिन धा धा धिन धा धा तिन ता ता धिन धा धा। चाल ही अलग है, ऐसा लगता है कि एक फ्लो एक झटके से वापस आते फिर जाते, थोड़ा सा आगे आते फिर वापस आते फिर जाते। तो हर ताल की अपनी एक चाल है, अपना एक स्टाइल है। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं, हर एक का अपना एक स्टाइल है, चाहे उनमें बहुत कुछ साम्यता हो। जैसे हम कहते हैं ना कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, लेकिन कुछ साम्यता होते हुए भी उनमें कुछ अलग है। हो सकता है नेचर का फ़र्क हो, उनका दोनों का बिहेवियर अलग, दोनों का नेचर अलग हो, दोनों की आदतें अलग हो, दोनों की पसंद अलग हो। तो ये जब उनको नज़दीक से जाना जाता है तो हम ज़्यादा अच्छे से इसको पहचान पाते हैं। तो तालों के मामले में भी यही है। और अद्धा ताल अक्सर जो है बंदिशों में हमें मिलती है, जिसमें कि हम शास्त्रीय संगीत की बंदिशें भी कह सकते हैं, और हम जहाँ तक सुगम संगीत भी हम कह सकते, लाइट म्यूज़िक, गीत, गज़लों, भजनों में भी ये ताल बखूबी मिलती है। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम सबसे पहले शास्त्रीय संगीत की बंदिशों में किस प्रकार से ये अद्धा ताल प्रयोग हुई है उसको हम देखते हैं। राग भीम पलासी जो है उसकी बंदिश एक है तीन ताल, जो अद्धा ताल में, हालांकि इसको तीन ताल में गाया जाता है, लेकिन अद्धा ताल के उदाहरण के रूप में मैं आपको दे रही हूँ। मतवारे नैन सलोने, मतवारे नैन सलोने, मन मोह लियो है हमारे पिया के, मन मोह लियो है हमारे पिया के, मतवारे नैन सलोने, मतवारे नैन सधा धिन धा धिन धा धिन ता धिन सलोने, मतवारे नैन सलोने, मन मोह लियो है हमारे पिया के, मतवारे नैन सलोने, मतवारे नैन सलोने। तो ये तो शास्त्रीय संगीत की एक बंदिश मैंने आपको बताई, जो इसका एक उदाहरण था। उसके अलावा हम बहुत से उदाहरण देखते हैं। जैसे हम भजनों में देखें तो एक भजन जो मीरा का बहुत प्रचलित है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे नाची रे नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो आपका एक प्रश्न यहाँ पर आ सकता है कि जब इसमें 16 मात्राएं हैं और तीन ताल में भी 16 मात्राएं हैं, तो क्यों ना हम तीन ताल को यहाँ पर बजाएं।
तो एक इसका मैं आपको प्रैक्टिकली उदाहरण देती हूँ और मैं इसका आपको इसके बाद उत्तर बताती हूँ। पागा घुंघरू तीन ताल बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे, नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये बंदिश को हमने 3 ताल में प्रस्तुत किया। अब इसी को अद्धा में हम लेते हैं तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे, नाची रे, नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मात्रा या ग्रामर के हिसाब से तो दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन हमने सिर्फ ये देखा कि भावों की अभिव्यक्ति या स्वरों का जो लगाव है वो ज़्यादा खूबसूरत कहाँ लग रहा है, वो ज़्यादा खूबसूरत हमें अद्धे में लगता है। तो हम अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे कहते हैं ना कि किस प्रकार की ज़रूरत है, किस प्रकार की भावों की अभिव्यक्ति अभिव्यंजना हमें करनी है, उसके हिसाब से हम अद्धा ताल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो शास्त्रीय हो या सुगम संगीत हो। बहुत से फिल्म के गीतों में भी इस ताल का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लगी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा धा धिन धा धिन धा तिन ता धिन दा सांवरिया। तो ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको प्रस्तुत किया है कि मेन मकसद हमारा है कि हम इस ताल को अच्छे से समझें, इस ताल को की ताली और खाली को भी समझें, और उसका जब हम प्रयोग करें तो जो संगीत का मूल मंत्र है आनंद की अनुभूति, उस आनंद की अनुभूति करें, और हम इस प्रकार से उसको याद करें कि वो उसको हमें ये आवश्यकता न पड़े कि हम हर बार को उसको लिखें। जब हम समझकर लिखते हैं या समझकर हम उसको संग्रहित करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो वो ज़्यादा हमारे एवर लास्टिंग होता है। मैं ये कहूँ कि एवर लास्टिंग होता है, वो कभी हम भूलते नहीं हैं। तो आज से यदि आप 20 साल बाद भी अपनी नोटबुक खोलेंगे तो आपको उसको देखते ही आपको याद आ जाएगा, या मैं कहूँ कि आप प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल वे में जब आप लेते हैं तो आप उसको कभी भूल ही नहीं सकते। तो ये कोशिश जो हमारी इस सीरीज़ में हमने आपको ताल के बारे में बताई, सभी प्रमुख तालों को जो है मैंने इसमें लिया है, कोशिश जो की गई है, उम्मीद करती हूँ कि आपको विस्तृत रूप से समझाई गई इस प्रक्रिया द्वारा तालों का पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी को, क्योंकि आज हमने तालों के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है उसके विभिन्न रंग देखे और विभिन्न लोकगीतों का हमने जायज़ा भी लिया, उनको समझा भी, उनको परखा भी, और जिस प्रकार से भारतीय शास्त्रीय संगीत जिसे हम कह सकते हैं कि वो मूल है, वो आज मूल किस प्रकार से है वो हमें लोकगीतों में आज जो आपने यहाँ पर सुनाए उनके माध्यम से जानने में आसानी हुई कि हाँ किस प्रकार भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकगीतों में भी इस्तेमाल किया जाता है। सरिता जी, क्योंकि यहाँ पर हमने इस सीरीज़ के अंतर्गत बहुत सारे ताल जो हैं वो सीखने की कोशिश की है, अब मुद्दा ये उठता है क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा रियाज़ कर कर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर, क्योंकि तालों को आइडेंटिफाई करना ये सबसे ज़्यादा शायद मुश्किल काम हो सकता है, तो उसके लिए सबसे आसान काम क्या है कि हम तालों को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें? सबसे आसान तरीका उसमें ये है कि पहले तो हम तालों को समझें। जैसे अब ये लेक्चर्स के माध्यम से आपको ताले बताई गई हैं, उनको पहले समझें, क्योंकि जब तक हम समझेंगे ही नहीं तो हम उसको कितना भी रट लें, वो यहाँ रटा और वहाँ गया, ये वाला सिलसिला नहीं। पहले उसको समझ के कि उसको समझिए। मैंने बताया कि इसमें 16 मात्रा हैं,
या इसमें 8 मात्राएं हैं, तो ये समझे इसमें 8 मात्राएं हैं, किस प्रकार से विभाजन किया जाए, कहाँ पर ताली खाली है उसको समझिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिए। और जब आप प्रैक्टिस कर लें उसके बाद, क्योंकि आपका ताल आपके दिमाग में पक्का हो गया है, उसके बाद आप उसके उदाहरणों को देखिए और फिर उदाहरणों पर जाइए, क्योंकि आप यदि शुरू से सिर्फ उदाहरणों पर चले जाएंगे कहीं पर आपको कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कहरवा में इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, 3 ताल को इस प्रकार से बजाया जाता है, झपताल में इस प्रकार। तो यदि कोई आर्टिस्ट आपके सामने झपताल बजाते हुए उसमें झपताल में उसने अलग अलग तरीके का उसके वेरिएशंस आपको दिखा दे, उसमें और लयकारियाँ दिखा दी, तो आप जो कन्फ्यूजन आपको होगा वो आपको शायद आपकी जो रही सही नॉलेज है उसमें भी गड़बड़ कर देगा। तो बेहतर है पहले उसका, जैसे हम कहते हैं ना, सपाट तौर पे पलटों का प्रैक्टिस करना गायन के लिए। इसी प्रकार से ताल में आप जो बिल्कुल बेसिक उसकी नॉलेज है उसको पहले समझिए, उसको अभ्यास करिए, और जब एक बार आपको अभ्यास हो जाए, आपको उसको बिल्कुल आपके दिलो दिमाग पे वो राग एकदम वो ताल क्लियर हो जाए, फिर आप सुनिए और उसको सुनने के बाद आप टैली करिए कि कंपेयर करिए कि जो मैंने सीखा है क्या वो यहाँ पे है। जब आप कॉन्सर्ट्स अटेंड करती हैं तो कोई भी तबला वादक जो है या पखावज पर जो ताल दिखाएंगे वो आपको बिल्कुल प्लेन नहीं बजाए। यहाँ तो राय साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि आप बिल्कुल सीधा सीधा बजाइएगा, क्योंकि हमने आपको समझाना था। लेकिन जब परफॉर्मेंस होती तो सीधा सीधा नहीं बजाया जाता, उसमें थोड़े लयकारियाँ दिखाई जाती, थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से सम पर आया जाता, क्योंकि वहाँ पर वो एक परफॉर्मेंस है, वहाँ पर उसको अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है ताकि सुनने वाले को, देखने वाले को जो है वो मज़ा आए, उसको आनंद मिले। तो ये एक तरीका होगा जिससे कि तालों को समझना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रियाज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, तो फिर चाहे कोई किसी प्रकार का संगीत क्यों ना हो, हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर हम बॉलीवुड म्यूज़िक ही सुन रहे हैं और उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड म्यूज़िक में मैंने आज काम दे दिया सबको कि ढूंढिए बॉलीवुड म्यूज़िक में कहरवा कहाँ है, या अद्धा कहाँ है, 3 ताल कहाँ है, या यहाँ तक कि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक में भी, ऐसी बात नहीं है, संगीत तो पूरा विश्व की भाषा है, ताल तो वही है। आप वहाँ पे ढूंढिए कि जब हम फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं तो आप क्यों आपके पाँव थिरकने लग जाते हैं, वहाँ पे कौन सी ताल है, आप कोशिश करिए जानने की। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी ये, कि अगर स्टूडेंट्स कम से कम, हमें देखने वाले कम से कम 10 गानों में आप वो विभिन्न तालें ढूंढने की कोशिश करें जो सरिता जी ने आज बताई हैं, और आप साझा कर सकते हैं वो 10 गाने हमारे साथ जिनमें विभिन्न प्रकार की तालें हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होगी, और इन 10 गानों को आइडेंटिफाई कर आप भेज सकते हैं हमें info.cc@nic.in। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने अगले सेशन में हम उन लोगों का नाम जरूर लेंगे बिल्कुल, जिन्होंने उन 10 गानों को आइडेंटिफाई किया जिनमें विभिन्न तालें इस्तेमाल की गई रहेगा। इस एक्सरसाइज को डेफिनेटली हमको करना चाहिए, और इससे आपकी जो है जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आपकी और हमारी जो एक बीच की जो ट्यूनिंग है तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल, और इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद है वो हमारा जो है वो सफल होता हुआ हमें दिखाई देगा। बिल्कुल, तो अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में, ख़ास तौर पर संगीत के इन लेक्चर्स में, तो आप हमें लिखें और जो एक्सरसाइज आपको दी गई है ज़रूर कोशिश करें। 10 नहीं तो 5 सही, पर भेजिए ज़रूर info.cc@nic.in। साथ ही साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी से फिर मुलाकात होगी और बेसिक्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। जल्द ही आप सभी से मुलाकात होगी, और इसके साथ एक बार फिर से हम डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, और लाल बाबू राय जी बहुत बहुत शुक्रिया, जो तालें आपने आज तबले के माध्यम से हमें सिखाई, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।